ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेशन मीन्स किसी वाक्य को, किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बदलना, किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में चेंज करना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में चेंज करना, इंग्लिश वाक्य में चेंज करना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो देखिए, ट्रांसलेशन के लिए हमें कुछ बातों पे विचार करना जरूरी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, शीला पत्र लिखती है। शीला पत्र लिखती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाए, सुनो, हेलो स्टूडेंट्स, आपसे प्रश्न किया जाए कि पत्र कौन लिखता है? सुनो, यहाँ पर पत्र कौन लिखता है? शीला। तो आप देख रहे हैं इस वाक्य में पत्र लिखने का काम कौन कर रही है? शीला। शीला पत्र लिखने का काम कर रही है। तो शीला को कहेंगे कर्ता। क्या कहेंगे? कर्ता। ठीक है। और कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो शीला क्या है? करता है, और इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। समझ आ गई बात? ऐसे ही क्या लिखा गया? दूसरा वाक्य लिखा गया, तुम गाना गाते हो। तुम गाना। अब आप बताइए, तुम गाना गाते हो। तुम गाते हो नहीं, तुम गाना गाते हो। चलिए, आप बताइए, इस वाक्य में कर्ता कौन? आप देख रहे हैं, इस वाक्य में गाना गाने का काम कौन करता है? तुम। यहाँ जो तुम शब्द है, ये कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता, सब्जेक्ट। बात समझ आ गई? वह चाय पीता। वह चाय पीता। यहाँ देखिए, आप बताइए, इस वाक्य में कर्ता बताइए, इस वाक्य में कर्ता कौन है? क्या है? वह है। करता है वह है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि चाय पीने का काम कौन कर रहा है? वह है। यहाँ पर वह क्या हो गया? करता। ठीक है, समझ बात आ गई? तो वाक्य में, ठीक है, कार्य को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, करता है। क्या है? करता है। तो यहाँ पर शीला सब्जेक्ट करता है। यहाँ पर तुम, जो तुम शब्द है, एक कर्ता हो गया। ठीक। और इस देखो, इस तीसरे वाक्य में यहाँ पर हुआ है, क्या हो गया? कर्ता, सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई? ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक। अब देखिए, इस पर विचार करते हैं। ये देखिए पहले वाक्य में हेलो, अब प्रथम वाक्य में देखिए दूसरे शब्द पर विचार करते हैं, पत्र।
किस पर? हेलो, पत्र। ध्यान दीजिएगा, शीला क्या लिखती है? स्टूडेंट्स, शीला क्या लिखती है? शीला पत्र को लिखती है। हेलो, शीला पत्र को लिखने का काम, शीला पत्र लिखने का काम करती है। तो ये पत्र हो गया क्या? कर्म। क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, पत्र क्या हो गया? कर्म। कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरे वाक्य में देखिए, तुम गाना गाते हो। क्या? गाना को, किसी गीत को, ठीक है, किसी गीत को, किसी भजन को, किसी पोएम को, कविता को, अंडरस्टैंड? तुम गाना को गाने का काम करते हो। तो एक गाना क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म। यहाँ पे गाना शब्द कर्म। ठीक, अच्छा, और इस तीसरे वाक्य में देखिए, यहाँ चाय। क्या? चाय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चाय के बारे में विचार कीजिए। ये जो चाय शब्द है, चाय शब्द के बारे में, वह चाय पीता है, वह कौन सा काम करता है? चाय को पीने का, चाय को पीने का काम करता है। तो यहाँ चाय कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। कर्म मीन्स, ठीक, बात समझ आ गई? अब देखिए, अब ये जो पहले प्रथम वाक्य में देखिए, प्रथम वाक्य में अभी तीसरे शब्द, क्या तीसरा शब्द? लिखती। लिखती, इसके साथ है भी लगा है, यहाँ देखिए, लिखती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर हम वाक्य में से देखो, इस शब्द को हटा दें, लिखती है शब्द को हटा दें, हम हटा दिए, मान लीजिए ऐसे, देखिए, तो क्या पढ़ेंगे आप? शीलापत्र। ये क्या कार्य पूरा हो रहा है? ना तो वाक्य पूरा हो रहा है, ना उसमें कार्य ही पूरा हो पा रहा है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप पढ़ेंगे शीलापत्र। क्या? शीला को पत्र कह दे रहे हैं, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तो स्पष्ट है, सुनो, यहाँ पर कार्य पूरा होने के लिए, इस यहाँ पर लिखती है शब्द का होना, हेलो, लिखती है शब्द का होना क्या है? जरूरी है। अगर ये लिखती है शब्द ना रहे तो यहाँ कार्य पूरा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो वाक्य में ध्यान दो, इस वाक्य में आप देख रहे हैं, जो लिखती है शब्द है, इसी के द्वारा कार्य पूरा हो रहा है, इसी के द्वारा काम का होना प्रकट हो रहा है, इसी के माध्यम से, लिखती है शब्द के माध्यम से। अगर ये शब्द ना रहे तो कार्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वाक्य में वह शब्द, हेलो, वाक्य में वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, जिसके माध्यम से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, इसी शब्द के द्वारा काम का करना या होना दिखाया जाता है, प्रकट होता है। तो इसे क्या कहेंगे? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। ये लिखती है, क्रिया है। क्या है? क्रिया। और क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। VERB। ठीक, बात समझ आ गई? इस तरह से तुम गाना गाते हो, इस वाक्य में, इस दूसरे वाक्य में गाते हो शब्द क्या है? क्रिया है। क्योंकि अगर गाते हैं शब्द यहाँ पे ना रहे तो काम का होना यहाँ प्रदर्शित नहीं होगा। तो गाते हो शब्द, इसी के द्वारा, हेलो, यहाँ पर काम का होना प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर गाते हो क्रिया, गाते हो शब्द क्रिया है। दूसरे वाक्य में क्या हो गया? वह चाय पीता है। तो दूसरे वाक्य में जो पीता है शब्द है, एक क्रिया है। क्या है? बात समझ आ गई? तो क्रिया। ठीक, तो यहाँ पे लिखती है शब्द क्रिया, यहाँ पर गाते हो
ये क्रिया है, यहाँ पर पीता है शब्द क्रिया है। ठीक, तो क्रिया क्या है? क्रिया या वर्ब क्या है? वाक्य में वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, ठीक, उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो इन बातों का सुनो, इन शब्दों पर विचार करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इन शब्दों के बारे में आप समझ गए। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में। ठीक, अच्छा, अगर आप इतना समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम ट्रांसलेशन पढ़ने का जो तरीका है, क्रमानुसार अगर उसको पढ़ा जाए तो क्रमानुसार भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और क्रमानुसार पढ़ने में टेंस, सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक, इस तरह से क्रमानुसार, हेलो, पढ़ने से समय भी ज़्यादा समय लगेगा, हालांकि समझ में उस तरह से भी समझ में आएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ प्रयास यह करेंगे कि थोड़ा समय कम लगे और ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो, आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे विचार करते हैं। देखिए, आप जानते हैं टेंस कितने होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेलो, मालूम है किसी को? टेंस क्या? टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस